हम लोग मर्द भी काम करते हैं और औरतें भी काम करती हैं। बातचीत करने के दौरान हमारी तहजीब ये है कि हम उनसे बात करने के दौरान एक डिस्टेंस मेंटेन करें। बातचीत करने के दौरान इस बात का ध्यान रखना है कि आप पास में अगर बैठे हैं या बातचीत कर रहे हैं तो आप टच ना करें। साथ में भी बैठे हैं तो भी एक डिस्टेंस मेंटेन करके बैठे। ये हमारी हिंदुस्तान की तहजीब है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में बातचीत करने के दौरान उनकी सिविलाइजेशन इस तरह से है कि वो बातचीत करने के दौरान एक दूसरे को टच करते हैं, यानी बातचीत करेंगे और कभी केहूनी पे एक टैप पैट करेंगे, कभी घुटने पे वो मार देंगे, कभी केहूनी, कभी घुटने पे, कभी कलाई पे, अगर सामने सामने बैठ करके चेयर पे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं, वो मर्द के साथ भी इसी तरीके से बात करते हैं और औरतों के साथ भी इसी तरीके से बात करते हैं। लेकिन यहां पे ये समझने की जरूरत है कि जब वो इस तरह से बात करते हैं उनका मीनिंग ये है वो बहुत इन्वॉल्व होकर के बात कर रहे हैं और जिससे बात कर रहे हैं उसको भी चाहते हैं कि वो भी बंदा इन्वॉल्व होकर के बात करे, isn't it? लेकिन उनके इंटेंशन में फिलहाल कोई नेगेटिव बात नहीं है और ना ही उनके इस एक्सप्रेशन को नेगेटिव समझा जाएगा। लेकिन अगर सेम तरह की सिचुएशन अगर हिंदुस्तान में कोई बंदा किसी लेडी से बात करते वक्त, वो सामने में बैठे हैं और बात करते वक्त उन्हें हाथ पे मार दिया और घुटने पे ऐसे मार दिया, टच कर दिया, तो ये निहायत ही बेहुदा बात है अगर हिंदुस्तान के कोई आदमी बात करने के वक्त अगर ऐसा किसी के साथ कर देता है और ये समझा जाएगा कि ये एक नेगेटिव पर्सनालिटी का आदमी है और उसको रेस्पेक्ट मालूम नहीं है कि लेडीज का रेस्पेक्ट क्या है और बात करने की तमीज और अदब क्या है। तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि इसी तरह की बॉडी लैंग्वेज और इसी तरह का हैप्टिक्स हिंदुस्तान से बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में अगर कोई बातचीत करने के दौरान किसी मर्द या औरत के केहनी पे या घुटने पे बातचीत करने के दौरान पैट करता है तो इससे पता चलता है कि वो लोग बात करने में इन्वॉल्व हैं, अटेंशन पे कर रहे हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान में कोई इस तरीके का कर देगा तो वो निहायत ही बेहुदा इंसान समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन अलग मीनिंग कहती है इसके बाद। इसी तरह का एग्जाम्पल अगर आप ले लीजिए, अगर आप मुस्लिम कंट्रीज में चले जाएं तो वहां ये काम कर देना सिर्फ बुरा नहीं, वहां पे ये का इस तरीके से बॉडी लैंग्वेज का रहना, हैप्टिक्स का होना, ये एक क्राइम है और वहां पे आपके साथ फिजिकल एक्शन भी लिया जा सकता है, पिटाई भी हो सकती है, ऑफिस से निकाला भी जा सकता है, जेल में भी डाला जा सकता है। बिकॉज ऑफ व्हाट? नॉट बिकॉज यू हैव सेड एनीथिंग बैड, आपने कुछ बुरा कहा नहीं है, बुरा लिखा नहीं है, लेकिन हाउ दिस नेगेटिव इंफॉर्मेशन इज बीइंग कम्युनिकेटेड, this is because of component of your image, haptics, one of the body language. इसी तरीके से हम लोग अगले स्क्रीन पे आए। हम लोग इमेज मैनेजमेंट के हैप्टिक्स अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। आगे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्रोनोमिक्स। एक और इसमें एक और इंफॉर्मेशन मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, इसमें स्क्रीन की नहीं है लेकिन उस पर डिस्कशन करते हैं। प्रॉक्सेमिक्स जो हमने लिस्ट में बताया
हैप्टिक्स के बाद प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ मेजरेबल डिस्टेंस। जब हम बात कर रहे हैं, दो शख्स या दो पार्टी बात कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि उनके दरमियान थोड़ी डिस्टेंस हो, एक मेजरेबल डिस्टेंस, और उसका मीनिंग है पॉजिटिव या नेगेटिव। दो बंदे बात कर रहे हैं, बातचीत करने के दौरान लगभग 1 फीट 1.5 फीट की डिस्टेंस होती है बात करने के दौरान। बातचीत करते हुए अगर किसी बंदे ने उस डिस्टेंस को मेंटेन नहीं किया, आप बात कर रहे हैं किसी से और वो बात करते करते आपके और करीब हो गया, आप तो क्या करेंगे? आप थोड़ा पीछे होंगे, फिर वो और करीब हो गया, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप एक कदम पीछे करेंगे। लेकिन वो बार बार इसी तरीके से आपके करीब हो जा रहा है, तो क्या कहेंगे? हम ये कहते हैं कि तुम दूर खड़े रहो, सटे क्या जा रहे हो, क्या बात करने की तमीज नहीं है? तो हाउ वी आर डूइंग इट, हाउ वी आर सेइंग इट, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, isn't it? उसी तरीके से प्रॉक्सिमिक्स हमें अपने कम्युनिकेशन के दौरान, डिस्कशन के दौरान, गॉसिप के दौरान भी, कॉन्वर्सेशन के दौरान, इवन मीटिंग के दौरान, इन तमाम वक्त में और इसके अलावा भी इन तमाम वक्त में एक मेजरेबल डिस्टेंस के बारे में बताता है और उसकी एक मीनिंग होती है। बैठने के दरमियान भी एक दूसरे से टच होना, एक दूसरे से टच होकर के बैठना, ये प्रॉपर नहीं है। डिस्टेंस मेंटेन करके बैठना चाहिए। कोई बंदा, एक और एग्जांपल आप देखें, मान लिया कि आप कहीं हैं और वहां पे बहुत सारे लोग हैं, आपको वहां से गुजरना है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आप एग्जांपल देखें। गुजरते हुए एक किसी लेडी का एग्जांपल लिया जाए, गुजरते हुए अगर किसी से टकरा जाना या किसी के ऊपर आपके गारमेंट्स का कोई हिस्सा, आपके कपड़े का हिस्सा उसके चेहरे पे हो जाना, उसके जिस्म पे गुजर जाना, व्हाट इज दिस? दिस इज वेरी वेरी नेगेटिव। नेगेटिव कुछ कहा नहीं है, बोला नहीं है, क्या किया है? बॉडी लैंग्वेज इम्प्रॉपर है। बॉडी लैंग्वेज में क्या? प्रॉक्सिमिक्स नहीं है। प्रॉक्सिमिक्स क्या? स्टडी ऑफ मेजरेबल डिस्टेंस। डिस्टेंस मेंटेन करते हुए गुजरना, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल का हिस्सा है। और आप किस चीज के बारे में कम्युनिकेट कर रहा है? कैरेक्टर के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, एटिकेट्स के बारे में। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप या सेमिनार अटेंड कर रहे हैं या क्लास अटेंड कर रहे हैं और अपने चेयर पे से उठकर आपको लाइन से गुजरते हुए आगे जाना है, उस वक्त भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, किसी भी फॉर्मल सिचुएशन में जब आप कहीं से गुजर रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपनी चीजों को, अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी बॉडी को समेट करके गुजरें, ताकि किसी चीज से टकरा ना जाए और किसी चीज से लड़खड़ा ना जाए, या किसी के ऊपर आपकी बॉडी का कोई हिस्सा या आपके कपड़े का हिस्सा उसके ऊपर ना गुजरे। ये क्यों? ये क्या है? दिस इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड इमेज मैनेजमेंट। इमेज मैनेजमेंट में क्या? बॉडी लैंग्वेज का एक हिस्सा है। एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिक्स। नाउ मूव अहेड। There is another component of first impression. This is called chronemics. Chronemics भी हमारे पॉजिटिव इंप्रेशन का एक कंट्रीब्यूटर है। क्रोनेमिक्स मींस व्हाट? क्रोनेमिक्स को आप दूसरे लफ्ज में टाइम मैनेजमेंट कह सकते हैं। क्रोनेमिक्स मींस ए स्टडी ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, वक्त की अहमियत। टाइम मैनेजमेंट इज ए कंपोनेंट ऑफ आवर फर्स्ट इंप्रेशन। दिस मेक्स आवर इंप्रेशन। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे? दिस इज कम्युनिकेशन. We need to be aware with this, that this is communication. Participants,
काइंडली आप अपना माइक और वीडियो भी ऑफ रखें और कोई और दूसरी एक्टिविटी ना करें। टाइम मैनेजमेंट की कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, फॉर्मल सिचुएशन में हैं, आपको आपके सीनियर ने मीटिंग में बुलाया, या आपकी ऑफिस की मीटिंग है, या आपकी क्लाइंट की मीटिंग है, 8 बजे आपकी मीटिंग है, तो ये पहले से एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू आर वेरी गुड एंड मैच्योर एंड प्रोफेशनल पर्सनैलिटी, आप बहुत समझदार, मैच्योर और प्रोफेशनल पर्सनैलिटी है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। लेकिन अगर आप वैसे नहीं हैं तो आपको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। जैसे दिए हुए वक्त पे अगर आपने मीटिंग को अटेंड नहीं किया तो इसका एक मीनिंग है। इसका क्या मीनिंग है? दिस मीन्स यू डू नॉट रेस्पेक्ट दैट पर्सन, यू डू नॉट रेस्पेक्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इनफॉर्मल जब लोगों की आदत स्टूडेंट लाइफ में, कैजुअल लाइफ में इनफॉर्मल आदत हो जाती है और फिर उन्हें इस बात का पता भी नहीं रहता कि क्या सचमुच में हमें टाइम लिमिट मीट करना चाहिए, हमने जो वादा किया है उसको वक्त पे पूरा कर देना चाहिए। तो वी नीड टू नो दैट दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर इमेज मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी फॉर्मल सिचुएशन में आपको आपके सीनियर ने या किसी बंदे ने आपको कॉल किया, आप फोन रिसीव नहीं कर पाए, ऐसा हो सकता है। आप फोन रिसीव नहीं कर पाए तो इसका एक बहुत क्लियर पॉजिटिव मीनिंग है कि अभी आप बिजी हैं और जैसे ही आपको फुर्सत मिलेगी आप कॉल बैक करेंगे। लेकिन अगर आपने रिसीव नहीं किया और आपने कॉल बैक नहीं किया तो भी इसका एक मीनिंग है, और इसका एक मीनिंग ये है कि यू डू नॉट रेस्पेक्ट दैट पर्सन। आपने उस बंदे को इग्नोर कर दिया, आपने वैल्यू नहीं दिया, आपने रेस्पेक्ट नहीं किया। क्या पता चला आपके बारे में? यू आर नॉट रेस्पेक्टफुल, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल पर्सनैलिटी। कैसे पता चल रहा है? आपकी कॉल आई थी, आपने कॉल नहीं रिसीव किया, और रिसीव नहीं किया तो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन ने या उस बंदे ने समझा कि आप बिजी हैं। लेकिन आपने जब कॉल बैक नहीं किया तो पता चला कि आपने एक गलती की। उसी तरीके से आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने मेल किया है या आपको कोई इनविटेशन दिया गया है और आपने रिस्पॉन्स नहीं किया या आपने इग्नोर कर दिया, तो दिस टेल्स अबाउट यू दैट यू डू नॉट नीड इनविटेशन नेक्स्ट टाइम। ध्यान से इस बात को, अगर आपको किसी ने किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से इनविटेशन भेजा है तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल में क्रोनोमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोनोमिक्स आपसे क्या कह रहा है? टाइम मैनेजमेंट। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही नहीं, टाइम मैनेजमेंट एंड रेस्पॉन्स मैनेजमेंट ऑल्सो। इस वक्त पे आपने कहा था वो वक्त पे आपको अपना वादा भी पूरा करना है, लेकिन दूसरे ने अगर आपको इनवाइट किया है या कॉल किया है या मेल किया है या रिक्वेस्ट किया है या इंक्वायरी की है तो आपको वक्त पे रेस्पॉन्ड करना जरूरी है। इनविटेशन अगर मिला है तो इनविटेशन मिलने के बाद आपको रिसीव करना, रिसीव पे थैंक्स कहना, ये जरूरी है। आप अगर उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्टेंस कहना ये जरूरी है। अगर आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, कहीं और बिजी हैं, ऑलरेडी एंगेज्ड हैं, तो एक्सक्यूज कहना ये जरूरी है। लेकिन अगर आपने इग्नोर कर दिया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यू आर इररेस्पॉन्सिबल पर्सन, यू डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ इनविटेशन एंड यू डू नॉट डिजर्व नेक्स्ट टाइम इनविटेशन। अगली बार आपको इनविटेशन नहीं दिया जाए और वैल्यू नहीं दिया जाए। ये कैसे पता चल रहा है? आपने बोला ऐसा, आपने कुछ बोला नहीं, आपने कोई नेगेटिव कहा, आपने कुछ नेगेटिव नहीं कहा, कुछ नेगेटिव लिखा, कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखा, लेकिन क्या किया? रेस्पॉन्स नहीं दिया वक्त पे। This is also part of communication skill, and this is called chronomics, importance of study of time, importance of time.
सो और क्या है, लेट बिहेवियर होना, कॉल मिस करके रिस्पॉन्स ना देना, जवाब ना देना, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस ऑल। पार्टिसिपेंट्स अपना माइक ऑफ रखें, वीडियो भी ऑफ रखें। जिनके सवालात हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो हम लोग आखिरी में हैंडल करेंगे। पार्टिसिपेंट जिनका माइक ऑफ है, काइंडली आप, माइक ऑन है, काइंडली आप ऑफ करें। Next component of image management is paralinguistics. पैरालिंग्विस्टिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल या फिर पैरालिंग्विस्टिक्स भी कह सकते हैं। We need to understand that there are some components in addition to our language. Paralinguistic is related to language. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी लैंग्वेज को जानते हैं तो हमें यह लगता है कि शायद कम्युनिकेशन कंप्लीट है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लैंग्वेज का जानना दिस इज ओनली पार्शल। लैंग्वेज के जानने के अलावा भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके पूरी पर्सनालिटी के इंप्रेशन को बनाने में कंट्रीब्यूटर हैं, और बहुत खास तौर पे आपके फर्स्ट इंप्रेशन को बनाने में कंट्रीब्यूटर। तो क्या क्या है पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट क्या है आपकी जुबान के? स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। करेक्ट लैंग्वेज, ऑलवेज स्पीक करेक्ट। लैंग्वेज को करेक्ट सीख लेना, ये सीखने की चीज है। यू कैन लर्न इट। इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो, उर्दू लैंग्वेज हो, जिस भी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट करते हैं, लैंग्वेज को करेक्ट सीख लेना ताकि हम करेक्ट बोलें। अगला क्या है? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो। फेक प्रोनाउंसिएशन नहीं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश लैंग्वेज में हम आमतौर पे बहुत सारे लोगों को देखते हैं, खासतौर पे नौजवान लोगों को देखते हैं कि ब्रिटिश एक्सेंट में इंग्लिश बोलना या अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलना उनको ज्यादा अच्छा लगता है। ये एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है मेरे ओपिनियन के हिसाब से, और इस चक्कर में फिर वो फेक प्रोनाउंसिएशन यानी कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बोलते हैं। उन्होंने लिंग्विस्टिक्स पढ़ा नहीं, उन्होंने फोनेटिक्स की स्टडी नहीं किया, ट्रांसक्रिप्शन भी उन्होंने नहीं पढ़ा, एटिमोलॉजी उन्होंने नहीं पढ़ा, ऑर्थोग्राफी उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन बोलने की कोशिश करते हैं। उनको मालूम तो है नहीं कि सही है कि गलत। वो बहुत बार गलत प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं और उसी को बेहतर समझते हैं। दिस मेक्स देयर पर्सनालिटी अ डुप्लीकेट पर्सनालिटी, इनइफेक्टिव पर्सनालिटी एंड फेक पर्सनालिटी। किस वजह से हो जाता है? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन की आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्टडी कर लीजिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलिए। इंडियन प्रोनाउंसिएशन इज एक्सेप्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। हमारे हिंदुस्तानियों की तादाद ही इतनी ज्यादा है कि अंग्रेजों से ज्यादा है। तो इस वजह से हिंदुस्तान में हम जैसे अंग्रेजी बोलते हैं, वो दुनिया एक्सेप्ट करती है कि हिंदुस्तानी के जैसा अंग्रेजी बोलता है, वो ऐसी अंग्रेजी है। This is also one of the accepted pronunciations in this world of English language. Now, और क्या है? थर्ड कंपोनेंट पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट ऑफ आवर लैंग्वेज इज राइज एंड फॉल। जब हम बातचीत करते हैं तो बातचीत करने के दौरान आवाज का ऊंचा होना, आवाज का गिरना, आवाज के दौरान एम्फेसिस होना, किसी बात पर आप एम्फसाइज करते हैं तो उस पर जोर देते हैं। तो ये क्या है? ये जो वेरिएशन है, these variations are of your language. These variations also may convey different types of meaning. कहीं ये कॉमा का मीनिंग कन्वे करता है, कहीं फुल स्टॉप का, कहीं एक्सप्लेनेशन का, और कहीं नोट ऑफ इंटरोगेशन का मीनिंग कन्वे करता है। क्या? आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आपकी आवाज की उतार चढ़ाव। उसके साथ साथ और क्या एस्पेक्ट है? ऑडिबिलिटी ऑफ योर वॉइस, आपकी आवाज सुनने में बिल्कुल क्लियर हो, जिससे आप बात कर रहे हैं उसको आपकी आवाज सुनाई दे। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अनदर पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट ऑफ योर
speaking, of your language, and this is part of your first impression also. Clarity of your voice, आवाज का क्लियर होना, यानी जो आप लफ्ज ब लफ्ज बोल रहे हैं वो सुनाई दे क्लियरली, कोई वर्ड एक दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं, ओवरलैप ना करे ताकि सुनने वाले को कंफ्यूजन हो। अगले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टोन ऑफ योर वॉइस एंड वर्ड्स, आप जिस बात को कह रहे हैं किस टोन से, किस अंदाज से आप उसको कन्वे कर रहे हैं, दैट कन्वेज द रियल मीनिंग। एज फॉर एग्जाम्पल किसी से अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट वर्ड और रिक्वेस्ट टोन ये दोनों पोलाइट है, लेकिन अगर टोन पोलाइट नहीं है, वर्ड रिक्वेस्ट इज कर्टसी, रिक्वेस्ट वर्ड ही कर्टसी है, लेकिन हम रिक्वेस्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन टोन हमारा कर्टियस नहीं है, तो वो सही मीनिंग नहीं देगा बल्कि रॉन्ग मीनिंग देगा। एज फॉर एग्जाम्पल, आई रिक्वेस्ट यू टू डू इट, दिस इज अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन, ये सही इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। जैसे किसी को हम धमका भी रहे हैं या हम उसको डांट रहे हैं लेकिन वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू, बार बार तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वी नीड टू बी अवेयर विद दीज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कम्युनिकेशन। स्ट्रेस, एम्फेसिस, पाउज, स्टॉप, ये वॉइस पे हमने बात कर दिया। अभी हम लोगों ने क्या किया? पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट ऑफ आवर language, and this is part of image management, and image management is the maker of our first impression। first impression के ये components में से एक component। next is body language। body language में कुछ body language जो prominent हैं जैसे haptics और proxemics वो हम लोगों ने mention किया, लेकिन इसके अलावा भी body language पे हम लोग ध्यान दें। दिस इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटर ऑफ आवर फर्स्ट इंप्रेशन। योर बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेटर एंड इट कन्वेज डिफरेंट मीनिंग एंड इंफॉर्मेशन अबाउट यू। आपका कॉन्फिडेंस, आपके एटिकेट, आपका नॉलेज, आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, इन तमाम बातों का रिफ्लेक्शन आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी होता है। बॉडी लैंग्वेज में कौन कौन इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज है जो कंट्रीब्यूट करती हैं? वॉक, हाउ डू यू स्टैंड, आप खड़े किस तरह होते हैं। जब भी खड़े हो तो हमें खड़े होने का तरीका क्या होना चाहिए? हमें स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए। अगर हम स्टेज पे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या लोगों के सामने खड़े हैं किसी वजह से, किसी काम से, रिपोर्टिंग के वक्त, प्रेजेंटेशन के वक्त या लेक्चर के वक्त या डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त, खड़े होने का तरीका स्ट्रेट। बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि खड़े खड़े अगर थक गए तो एक पैर पे खड़े होते हैं, एक पैर का मतलब एक पैर पे भार देते हैं, लेकिन उस वक्त इस बात का ध्यान देना है कि अगर आप एक पैर पे भार दे रहे हैं तो आपकी कमर में लचक नहीं हो। अगर हम खड़े खड़े थक गए हैं और एक पैर पे भार दे रहे हैं और कमर में लचक पता चल रही है, यानी कमर टेढ़ी पता चल रही है, तो दिस इज रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका इंप्रेशन लूज होगा। अगली बॉडी लैंग्वेज वॉकिंग, बहुत खास तौर पे फॉर्मल सिचुएशन में, इंटरव्यू के लिए जब आप ऑफिस में गए हैं तब, या किसी ऑलरेडी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं उस वक्त, या किसी फॉर्मल नई जगह पे गए हैं, या सेमिनार में, या कॉन्फ्रेंस में, या मीट में, या कोई कॉमर्शियल बॉडी की मीटिंग है या ऑफिशियल बॉडी की मीटिंग है, वहां गए हैं या वहां जाते हैं या रहते हैं या काम करते हैं। स्टैंडिंग शुड बी स्ट्रेट, कॉन्फिडेंट। वॉकिंग शुड ऑल्सो बी स्ट्रेट, झुक करके या जरूरत से ज्यादा ऐंठ करके या अननेसेसरी दहना झुक करके, बायां झुक करके, इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, कंट्रोल करना जरूरी है। सिटिंग, चेयर में बैठना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज इन फॉर्मल सिचुएशन। इंटरव्यू के दौरान खास तौर पे और फॉर्मल सिचुएशन में खास तौर पे चेयर पे बैठने का तरीका यह है कि जिस चेयर पे आप बैठे हैं उस पे पूरी तरह से बैठे। पूरी तरीके से आप तब बैठेंगे और तब कंफर्टेबल हो जाएंगे जब
चेयर की पीठ आपके कमर के हिस्से से टच करेगी। आपकी पीठ का ऊपरी हिस्सा चेयर पे टच ना करे, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी पीठ का निचला हिस्सा आपके चेयर के पीठ पे, चेयर के बैक पे टच होना जरूरी है, तब आप स्ट्रेट बैठ पाएंगे। तो ये कोशिश कि सीट फुल इन द चेयर, डू नॉट पार्च, आगे लटक के नहीं बैठे या चेयर पे थोड़ा आगे होके बैठेंगे और चेयर पे पीछे लद गए लेटने के जैसा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए फॉर्मल सिचुएशन में, खासतौर पे जहां आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है या किया जाता है, वो आपके बारे में नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है। बॉडी लैंग्वेज में अगला है जेस्टिकुलेशन। जेस्टिकुलेशन का मतलब है आपके हाथ का मूवमेंट। बात करने के दौरान आपके हाथ, आपके शोल्डर, आपकी गर्दन, आपका सर, इन तमाम का मूवमेंट, चेयर जेस्टिकुलेशन में हाथ का ही मूवमेंट, हाथ और कंधे का ही मूवमेंट है। हमें इस पे ओवर एक्सप्रेशन या जेस्टिकुलेशन का जरूरत से ज्यादा यूज ये नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है या पॉजिटिव ये नहीं है। हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारा जेस्टिकुलेशन कंट्रोल्ड होना चाहिए। इसमें एक सिंक होना चाहिए, सिंक, SYNC, सिंक। सिंक का मतलब है एक मेल। तो हमारी बात, हमारी टॉपिक और हमारी बॉडी लैंग्वेज, खासतौर पे जेस्टिकुलेशन, इसमें एक सीधा रिश्ता होना चाहिए, लगाओ। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कुछ और, हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और है। जैसे हमारा हाथ, हमारा कंधा, ये ऑलरेडी एक मूवमेंट पे लगातार है और हमारी जो बातें हैं वो बातें इससे टैली नहीं कर रही, तो ये ओवर एक्सप्रेशन है। इस बात का ध्यान रखें। हमारी बात और हमारी बॉडी लैंग्वेज, ये इन दोनों में एक सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। उसके अलावा बॉडी लैंग्वेज में आपकी बॉडी का कंप्लीट मूवमेंट, चेयर से उठना, चेयर पे बैठना, उठ करके कहीं जाना, कहीं पर से लाइन में से होते हुए चेयर पे आके बैठना, क्लास चल रही है तो लेट से आना या दरवाजा खुलना, दरवाजा खोल के जाना, दरवाजा खोल के आना, ये तमाम आपकी बॉडी लैंग्वेज के हिस्से हैं। दरवाजा किसी भी फॉर्मल सिचुएशन में अगर आप दरवाजा खोल रहे हैं, डू नॉट मेक नॉइज। बैठ रहे हैं, डू नॉट मेक नॉइज। चेयर मूव कर रहे हैं, डू नॉट मेक नॉइज। आपके पास डॉक्यूमेंट है या बैग है या लैपटॉप का बैग है या लैपटॉप है, कैरी इट प्रॉपर्ली, ठीक से कैरी कीजिए, किसी के ऊपर गिर ना जाए। डॉक्यूमेंट बेतरतीब ना हो जाए, डॉक्यूमेंट खुल ना जाए, फाइल खुल ना जाए। जब इंटरव्यू में जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट की एक फाइल लेकर के जा रहे हैं, तो आपका सीवी सबसे ऊपर होना चाहिए, ताकि आप डॉक्यूमेंट जब फाइल खोलें तो सबसे पहले आप सीवी आसानी से दे सकें। दिस इज पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इंटरव्यू में अगर कोई गए और उन्होंने कोई मोटी सी बांधने वाली फाइल रखी है या उन्होंने अपने लैपटॉप के बैग में ही एक फाइल रखी है, इंटरव्यू हॉल में एंटर करने के बाद अपना बैग ओपन करना, चेन खोल के उसमें से फिर एक फाइल निकालना और फाइल ओपन करने के बाद फिर डॉक्यूमेंट निकालना, दीज ऑल आर रॉन्ग बॉडी लैंग्वेजेस। इन फॉर्मल सिचुएशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज should be ready, formal as per the situation। और डॉक्यूमेंट कैरी करना भी बॉडी लैंग्वेज का एक हिस्सा है। डॉक्यूमेंट कैरी किस तरह करना चाहिए? छोटा डॉक्यूमेंट, ओनली कॉन्साइज, सिर्फ जिसकी जरूरत है बस वही। ऐसा नहीं कि हमें जरूरत है 2 पेजेस की, सीवी की और सर्टिफिकेट्स की, लेकिन हम ले करके गए हैं 100 पेज या पूरी की पूरी किताबों को लेके गए हैं, कई चीजों को लेके गए हैं। डोंट डू इट। Now, physical appearance, this is last component of your positive first impression। Physical appearance का मतलब है आप सर से पैर तक जो दिखाए, जो अपीयर हो रहे हैं, जिसको इमेज हमने कहा था, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, जैसे आपका फॉर्मल ड्रेस। ड्रेस कैसा होना चाहिए, कंपोनेंट्स पे आप ध्यान रखें स्क्रीन पे। फॉर्मल ड्रेस, ड्रेस कैसा? फॉर्मल ड्रेस। और आपके कपड़े का कलर भी कैसा? दैट शुड ऑल्सो बी फॉर्मल एंड डिसेंट। हेयर स्टाइल should be formal and good, neat and clean। शेव रखते हैं तो शेव
क्लीन रखते हैं तो क्लीन, और अदर एस्पेक्ट्स। फॉर्मल शूज कैसा, फॉर्मल शूज, पॉलिश्ड शूज, बेल्ट, रिस्ट वॉच, these all should be neat and clean and formal as per the requirement of the position। जिस पोजीशन पे आप हैं या होना चाहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके ये सारा फिजिकल अपीयरेंस वैसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप जिस पोजीशन में हैं या जिस पोजीशन में होना चाहते हैं उसके अलावा आपका जैसा मन चाहता है आप वैसे हैं, वैसा आप फिजिकल अपीयरेंस या फॉर्मल ड्रेस या ड्रेस आप कैरी करते हैं, तो फिर आपको वो मिलेगा जो आपका परफॉर्मेंस डिजर्व कर रहा है, वो नहीं मिलेगा जो आपका पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन आपको दे सकता था। दिस विल कंट्रीब्यूट टू योर फर्स्ट इंप्रेशन, ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन कंट्रीब्यूट करेगा। आप पॉजिटिव कर रहे हैं तो पॉजिटिव इंप्रेशन, न्यूट्रल कर रहे हैं तो न्यूट्रल इंप्रेशन, और नेगेटिव कर रहे हैं तो नेगेटिव इंप्रेशन। So I have by this I have completed the main lecture of today's topic। आज का टॉपिक कंस्ट्रक्ट्स ऑफ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन पे हम लोगों ने बात की, और हमने आपको बताया देयर आर 8 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन, जो इमेज मैनेजमेंट के कंपोनेंट है। फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के 8 कंपोनेंट हैं जो हम लोगों ने रिपीट किया, जो हम लोगों ने आज जाना। सबसे पहला फेस एक्सप्रेशन, दूसरा आई कांटेक्ट, तीसरा बॉडी लैंग्वेज, चौथा हैप्टिक्स, पांचवा प्रोक्सेमिक्स, छठा क्रोनेमिक्स यानी टाइम एंड रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, और सातवां पैरालिंग्विस्टिक्स, और आठवां फिजिकल अपीयरेंस। बॉडी लैंग्वेज हमने पहले मेंशन किया। ये 8 कंपोनेंट्स हैं जो आपके फर्स्ट इंप्रेशन को क्रिएट करते हैं। इसका प्रॉपर मैनेजमेंट पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा, और इसका केयरलेस मैनेजमेंट या केयरलेसनेस आपके पॉजिटिव इंप्रेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारी जरूरत है कि हमारा इंप्रेशन पॉजिटिव, इसलिए हमारा इंप्रेशन पॉजिटिव हो, इसके लिए हमें नॉन वर्बल, नॉन रिटन, नॉन स्पोकन कम्युनिकेशन के अलावा यानी इमेज मैनेजमेंट यानी फर्स्ट इंप्रेशन के कंपोनेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपकी लाइफ में 8 स्टेजेस हैं जहां आपको पॉजिटिव इंप्रेशन की जरूरत है। स्क्रीन पे देखें, स्टेजेस एंड लेवल्स इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में डिफरेंट लेवल और डिफरेंट स्टेज पे आपको पॉजिटिव इंप्रेशन की अपने लिए, अपनी कामयाबी के लिए जरूरत है। पहला स्टूडेंट लाइफ, दूसरा जॉब एप्लीकेंट के स्टेज पे, तीसरा जब आप पहली बार जॉब में जाते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे, उसके बाद जब आपको प्रमोशन मिलता है मैनेजरियल लेवल पे, जब आपके अंडर में कुछ लोग काम करने लगते हैं, उसके बाद लीडरशिप लेवल पे जब ऑर्गेनाइजेशन को आप लीड करते हैं, उसके बाद फिर सोशल लेवल पे ये सोशल लाइफ, और उसके साथ साथ फिर आपकी पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में भी आपका इंप्रेशन होता है, आपके घर में, आपकी माँ बाप के निगाह में, आपके भाई बहन के निगाह में, आपकी बीवी या आपके शौहर के निगाह में, आपके दोस्तों की निगाह में, आपके साथियों की निगाह में आपका इंप्रेशन होता है। और आपका इंप्रेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आज हमने जो बताया वो पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में बताया है, और हमने आपको ये बताया कि आपका इंप्रेशन फर्स्ट इंप्रेशन से लेकर के पूरी लाइफ तक का इंप्रेशन भी होता है। आज के टॉपिक ने क्या कवर किया है? पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन के कंपोनेंट्स को कवर किया है। लेकिन लॉन्ग टर्म इंप्रेशन के लिए हमने लेक्चर कवर नहीं किया, लेकिन 1-2 सजेशंस दे देते हैं। सच्चाई पे मेंटेन रहना, अपने आप को मेंटेन रखना, वादा पूरा करना, सच बोलना, और अच्छा कैरेक्टर रखना, हया, शर्म, ये आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म इंप्रेशन को भी
पॉजिटिव बनाता है, इन कंपोनेंट्स के अलावा जो अभी आज हम लोगों ने पढ़ा। ये हम लोगों ने अभी डिस्कशन कर लिया। डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट स्टेज है और हमारी जरूरत है कि हम पॉजिटिव इंप्रेशन अपनी लाइफ के बारे में क्रिएट करें। स्टेज पे जो स्क्रीन पे जो लिखा है उसको एक बार पढ़ें। यू विल गो थ्रू ऑल दीज स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। जिंदगी में हम अपने इन तमाम स्टेजेस से गुजरेंगे ही गुजरेंगे, और इन तमाम स्टेजेस में हमें पॉजिटिव इंप्रेशन की जरूरत है। और पॉजिटिव इंप्रेशन के हमने 8 कंपोनेंट्स अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जो हमारी पर्सनालिटी के बारे में इंप्रेशन क्रिएट करें। और आपका इमेज मैनेजमेंट यानी कि आपका इंप्रेशन कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू योर कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, इंप्रेशन एंड योर सक्सेस एट ऑल लेवल्स एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ। आज का सेशन कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much for attending to this session, and I want to express my thanks to my esteemed guests, one of my great friend, Janab Bharat Ji Ram Sahab, Director, Labor Resource Department, Magad Region. Thank you so very much. Most welcome, sir. और हमारे दूसरे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जनाब कमर वारसी साहब, चीफ मैनेजर SBI रिटायर्ड, और हमारे पार्टनर जनाब खालिद नसीम साहब। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो सवाल पूछ सकते हैं। पार्टिसिपेंट अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में आप अपने सवाल लिख सकते हैं। और हमें पार्टिसिपेंट से उनके फीडबैक का भी इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जिन्होंने भी कमेंट किया, अच्छा कमेंट किया, शुक्रिया। हमसे कनेक्ट करने का, हाँ ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अभी मंडे से एक इंग्लिश का बैच भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो उसमें भी आ सकते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जो हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं वो काइंडली कनेक्ट हो जाएं। उस बैच में भी जो आने के इंटरेस्टेड हैं वो खुद आने के इंटरेस्टेड हैं तो खुद भी आ सकते हैं, और किसी और को रिकमेंड करना चाहें तो रिकमेंड कर सकते हैं, हमारे लिए मदद होगी। 1 मिनट लगभग बाकी है। मैं चाहूँगा अपने बहुत अजीज दोस्त जनाब भरत जी राम साहब से कि आप कुछ कहें इस आज के वेबिनार पे। सर प्लीज। It's a welcome stay by you, and I'm so very happy. I have been listening right from the beginning. I hope it has been very very fruitful for the students and learners. आपने जिस तरीके से बताया कि what is the role of the first impression, and the communication skill has a wonderful role to play in our life. एक्चुअली ये जो चीज़ें आपने बताई, अगर इन चीज़ों को आई डोंट थिंक इसको एक ही लेक्चर में किया जाना चाहिए, लेकिन आपने गागर में सागर भरने का काम किया है। इट्स रियली इट हैज़ अ इम्पैक्ट, वंडरफुल इम्पैक्ट। और मुझे उम्मीद है कि जितने लोग